आईटी में हूँ शुरुआत से, बट मैं बहुत ज़्यादा साल ये चीज़ नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि मैं जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मुझे अच्छा लगता है टू कुक, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा लैंग्वेज बैरियर है कि अगर मुझे सीरियल भी मांगना है तो आई यूज टू यूज़ गूगल ट्रांसलेट। वहाँ किसी को समझ नहीं आता, 80% लोग नहीं बोलते इंग्लिश। ये सब की बिल्कुल नॉलेज नहीं है मुझे, मतलब मैं बहुत रेकलेस हूँ अपने मनी मैटर्स के मामले में। कि जैसे कुछ अच्छा लग गया, अभी मैंने एक ट्रिप प्लान कर लिया था अपने दोस्तों के साथ यूरोप का, तो उसमें सीधा सीधा 3-4 लाख रुपए चले गए। तो So hello Sakshi, welcome to our हेलो show. अंकित, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। फाइनली कुछ फाइनेंस रिलेटेड डिस्कस कर रही हूँ मैं किसी के साथ, एंड अभी हमारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। Great यार, ये थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो यार थोड़ा सा अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन, आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमें अपने हमारे व्यूअर्स को दीजिए कि आप अभी क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कितने साल से जॉब कर रहे हैं। तो मेरा नाम साक्षी है, एंड मुझे जॉब एक्सपीरियंस मेरा 5 इयर्स का हो चुका है। आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम देहरादून। बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन वहाँ से हुआ है, एंड कंपनी मेरी ऑन कैंपस ही प्लेसमेंट हो गया। सो इट्स एन एमएनसी, एंड आईटी प्रोफेशनल बैकग्राउंड है मेरा, मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी। तो अभी ये करते करते इसी के थ्रू मुझे 2 साल ऑन साइट एक्सपीरियंस मिला। ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है, तो इट वॉज अ बोनस फॉर मी। एंड करंटली अब 5 साल हो चुके हैं गुड़गांव में हूँ, सो वर्किंग हियर, सेम ओल्ड टेक्निकल बैकग्राउंड। तो यार थोड़ा सा मैं आपकी इनकम के बारे में जानना चाहूंगा। अभी आपकी करंट सीटीसी क्या है और इन हैंड सैलरी क्या है? So currently मुझे it's about 20 LPA, and in hand सब कुछ रख के 1.3 1.4 तक आता है। Currently अभी ये स्टेटस है, which I want to change very soon। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ तो आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या है? ये घर जिस घर में आप रहते हैं, आपका खुद का घर है या आप रेंट पर रहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को। तो एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ, गुड़गांव शिफ्ट हुए मुझे भी बहुत टाइम नहीं हुआ है, अराउंड 6 मंथ्स हुए। इसके पहले मैं क्योंकि 2 साल बाहर थी, तो आई वांटेड टू स्पेंड सम टाइम घर पे भी अपने, एंड थैंक्स टू द चेंज इन द वर्ल्ड आफ्टर पैंडेमिक मैं वो कर पाई। तो अभी गुड़गांव आने के बाद से एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस हैं। यहाँ आके सबका यही फीडबैक क्यों रहता है कि गुड़गांव बहुत एक्सपेंसिव है? आई डोंट नो ये क्यों हो गया है, मतलब शायद मुझे बहुत टाइम में रही नहीं। अराउंड 20,000 तो मेरा रेंट ही है। मैं रेंट पे रहती हूँ, एंड इंडिविजुअली। सो 20,000 अबाउट रेंट है, प्लस उसके बाद जो हाउस हेल्प एंड ग्रोसरीज, ये सब एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस मिला के अराउंड 10-15,000 हो जाता है। और एज यू नो, बाकी नेटफ्लिक्स के बिना तो हमारा काम चलता नहीं है, वही पूरा दिन भर का सेटिस्फैक्टरी पार्ट है। तो नेटफ्लिक्स एंड इंटरनेट ये सब करके 3-4,000 उसका अलग से। ठीक है, ये आपका मंथली एक्सपेंसेस हो गया। बाकी ट्रैवलिंग, अभी ऑफिस आपको ऑफिस जाना पड़ता है या हाइब्रिड मोड है, वर्क फ्रॉम होम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी फिलहाल तो हाइब्रिड मोड है, बट फॉर्चुनेटली माय कंपनी पेज अ बिग अमाउंट ऑफ इट फॉर माय ट्रैवलिंग। लेकिन जैसे अगर मैं ट्रैवल का बताऊँ तो 3 to 5,000 पर मंथ हो ही जाता है कैब का आना जाना, क्योंकि एवरी वीकेंड हमें जाना ही है कहीं ना कहीं, घर पे तो नहीं बैठने वाले हैं। वो प्लस कैफे कल्चर यहाँ पे इतना अच्छा है कि आप चाह के भी नहीं रुक सकते, आपको कहीं ना कहीं तो जाना ही है। तो वो सब मिला के अराउंड 10,000 तो पड़ जाता पर मंथ है आपका इस चीज में एक्सपेंस हो जाता है आराम से। इसके अलावा भी आपके कोई एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि कोई आप लोगों को ट्रैवल का, जैसे आपने बताया कि ट्रैवल का शौक है, क्या कुछ इस तरह की ये भी एक्सपेंसेस है जो हम कंसीडर कर सकते हैं? यस, इसके अंदर तो नहीं, इसके बाहर ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत शौक है ट्रैवल करने का। तो एवरी 2 or 3 मंथ्स में प्लान करती रहती हूँ, तो उसका अराउंड 30-40,000 का ही चला जाता है वो। लेकिन फिर वो एक्यूमुलेटेड 3-4 मंथ्स में एटलीस्ट एक बार होता है, ऐसे नहीं कि हर महीने जा रहे हैं। वो मैं प्लान करके प्रॉपर्ली जाती हूँ। और शॉपिंग तो आई कांट, नो गर्ल कैन रेजिस्ट शॉपिंग। तो उसका अराउंड, अभी जैसे ये वेडिंग सीजन है, मेरे घर में इतनी शादी है, तो अभी तो काउंटलेस एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके। अदरवाइज 10-12,000 शॉपिंग राइट नाउ। तो इस चीज में आपको यही बोलना चाहूंगा कि आपने अपने फाइनेंसेस काफी अच्छी तरीके से मैनेज किए हुए, क्लोज टू 50,000 से अंदर में आप अपने एक्सपेंसेस मीट कर पाते हैं मंथली के, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपके पास एक गुड चंक ऑफ अमाउंट बच जाता है बाकी सारी चीजें करने के लिए, सेविंग्स या फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। तो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू ऑन दैट पार्ट। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। अगर मैं बात करूं, आपने एक्सपेंसेस बता दिए कि आपके क्लोज टू 60,000 रुपीस पर मंथ के एक्सपेंसेस है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अभी कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? हाँ, मतलब जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तब मेरी सैलरी बिल्कुल नेग्लिजिबल ही थी, बिकॉज इट वॉज एन ऑन कैंपस प्लेसमेंट। 3.54 LPA ऐसे था।
बट माई फादर, उन्होंने मुझे शुरुआत से ही हैज़ रिटायर्ड जस्ट दिस ईयर, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, सो उनका शुरू से ऐसा था कि यू हैव टू सेव समथिंग। तो उन्होंने मुझे 3-4 SIPs तभी जब मेरी 20-22 हज़ार सैलरी थी तभी करवा रही थी कि यू हैव गॉट टू सेव, भले तुम्हें मुझसे पैसे लेने पड़े बट तुम्हें सेव करना है कुछ तो। सो आई हैव 4 SIPs, अराउंड 10,000 उसमें जाता है। एंड क्योंकि मुझे ऑन साइट जाने का चांस मिला था, तो डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, आई वाज इन जापान, तो डिपेंडिंग ऑन द कंट्री सैलरी भी बहुत वेरी करती है। इनफैक्ट अभी जितनी सैलरी है इसका ऑलमोस्ट डबल आई यूज्ड टू अर्न ओवर देयर। तो उसका मैंने क्योंकि मुझे बिल्कुल फाइनेंशियल सेंस है नहीं चीज़ों का, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, आई यूज्ड टू सेंड द मनी टू माई होम अकाउंट्स, माई फादर्स अकाउंट और मदर्स अकाउंट, उसको मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करवाया हुआ है। तो अराउंड 25 lakhs इन्वेस्टेड है, which is a very good thing। इस एज में इतने लिमिटेड एक्सपीरियंस में आपने अच्छा खासा अमाउंट एक्यूमुलेट कर लिया है। और प्लस जैसे आपने बोला कि अभी आपके जो म्यूचुअल फंड्स है मंथली वो कितना जाता है, 10,000 रुपीज अराउंड 10,000। इसके अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट PPF या Yes, NPS सब में इन्वेस्ट करते हैं? PPF में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। वो कितना है अप्रॉक्सीमेटली? 1.5 lakhs। 1.5 लाख। 10,000 रुपीज की आपकी SIPs चलती है। आप NPS वगैरह या किसी और इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, अभी तो और कुछ नहीं किया। तो अगर मैं सारे इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँ तो क्लोज टू 25,000 रुपीज आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा अमाउंट आप मंथली सैलरी का इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, सिंस आपके पास सैलरी का गैप अच्छा खासा बचा है आपके मंथली एक्सपेंसेस के बाद, तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी मंथली सैलरी का क्लोज टू 25% आप सेव करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा बफर है, वो अमाउंट आप सेव कर सकते हो। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपके पास एक अच्छा अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाएगा, आपके कोई भी फाइनेंशियल गोल या किसी चीज़ के लिए भी आपको करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। कोई लोन वगैरह आप जो हमें बताना चाहें, कोई होम लोन या कोई कार लोन या पर्सनल लोन या किसी भी तरह का कोई लोन आपने ले रखा हो? अभी तो मैंने कोई ऐसे लोन नहीं लिया है, बट मैं बहुत जल्दी ये चाहती हूँ कि मैं एक घर लूँ अपने लिए, बिकॉज मेरा अभी के लिए प्राइमरी गोल यही है कि मुझे एक, क्योंकि इस मेट्रो सिटी में आई कांट अफोर्ड टू बाय एन एंटायर हाउस, तो मैं कहीं एक अपार्टमेंट लेना चाहती हूँ। सो आई डोंट नो हाउ, उसके लिए डेफिनेटली मुझे लोन लेना है। एंड मैं चाहती हूँ कि उसको मैं रादर देन वेटिंग कि मेरे पास जब पैसे पूरे पड़ जाए या एक डाउन पेमेंट की हो जाए, तो मैं उसको अपना पूरा सेविंग लगाने की जगह मैं ये चाहती हूँ कि मैं EMI पे स्टार्ट कर दूँ। सो व्हिच इज अ वेरी गुड थॉट यार। फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए घर परचेज करना एक बहुत अच्छी चीज है। उसके दो बेनिफिट्स है, एक तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन उसका होगा अगर आप अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करो। सेकंड बेनिफिट टैक्स पर्सपेक्टिव से भी होता है। 24B सेक्शन में आप 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट मतलब लॉस ऑन प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हो, और सेक्शन 80C के अंदर आप 1.5 लाख रुपीस तक क्लेम कर सकते हो। तो उस पर्सपेक्टिव में रियल एस्टेट में एक इन्वेस्टमेंट अच्छा है। कमिंग ऑन टू सेकंड पॉइंट, घर खरीदने का एक फाइनेंस का रूल होता है 320-30-40 रूल। तो आई सजेस्ट कि अगर आप घर परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली करें। 3 होता है कि आपकी एनुअल सैलरी का 3x तक का घर आपको लेना है। अगर आपकी लाइक से सैलरी अभी 20 लाख रुपीस है तो आप 60 लाख रुपीस तक का घर परचेस कर सकते हो करंट सिचुएशन में। ऑब्वियसली अगर आप 5 years डाउन द लाइन सोच रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वो चेंज हो जाएगा। 20 का होता है कि आपको लोन का जो टेन्योर लेना है वो 20 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 का मतलब होता है कि आपकी जो भी EMIs हैं, जैसे कार लोन हुआ, होम लोन हुआ, या कोई भी पर्सनल लोन, किसी भी तरीके के लोन्स है, आपकी मंथली इन हैंड सैलरी के 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपके केस में आपने बताया 1,40,000 आता है, तो आपकी मंथली जो EMI होनी चाहिए किसी भी लोन की वो 42,000 से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तो आपको घर खरीदते हुए ये चीज़ कंसिडर करनी है। प्लस 40% एज आई सेड कि आपका डाउन पेमेंट का। तो अगर मैं बात करूँ आपसे घर खरीदना है, अगर जिस टाइप का घर आप परचेज करने का सोच रहे हो उसकी करंट वैल्यू क्या हो? अराउंड मेबी 80 lakhs। तो आई एम अज्यूमिंग कि 5 years डाउन द लाइन उसकी वैल्यू क्लोज टू 1.2 CR। तो आपको सेविंग्स या फाइनेंशियल प्लान जो करना है वो 1.2 लाख के पर्सपेक्टिव में करना है। एज ए सेड कि आपको 40% डाउन पेमेंट तो करनी ही चाहिए अगर 5 years डाउन द लाइन 1.2 CR का आपका घर होता है। तो उसके लिए 48 लाख रुपीज़ आपको सेव करना ज़रूरी है। अगर आप 45,000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्ट करते हैं फॉर 5 years और उसको हर साल 12% से स्टेप अप कर देते हैं, और आई एम अज्यूमिंग कि 14% आपको रिटर्न मिल जाए, जो कि मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर वो आप अचीव कर सकते हैं तो 5 years में आपके पास डाउन पेमेंट के लिए अमाउंट तो होगा 48 लाख रुपीज़ 40%। इन केस 14% रिटर्न नहीं भी मिलता है, 13 मिलता है, 12 मिलता है, 11 मिलता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आप 40% की जगह 30% पेमेंट कर सकते हो या 20% डाउन पेमेंट कर सकते हो, बाकी का आप लोन ले सकते हो, या 5 years के गोल को आप 6 years का कर सकते हो या 7 years का कर सकते हो।
आपको थोड़ा सा उसके उस हिसाब से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, लेकिन 5 to 7 ईयर्स में घर खरीदना अचीवेबल है मेरे अकॉर्डिंग आपकी सैलरी। तो बेटर ये आप सजेस्ट करोगे कि लोन लेना सही रहेगा? लोन लेना सही है। मैं रियल एस्टेट में ये कहता हूँ कि फर्स्ट टाइम बायर होते हैं ना, तो आपको रहने के लिए खरीदना है ना, यू कैन नॉट कंसिडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट, है ना, आपको रहने के लिए खरीदना है। खरीदने के बाद एक पीस ऑफ माइंड मिलता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए जैसे मैंने बताया टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, आपकी सैलरी में भी वो बफर है लोन लेने का, तो सारी चीजों को कंसीडर करके आप घर परचेज कर सकती हो। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए जो मेरा पर्सपेक्टिव है इस चीज में, आई जनरली डोंट सजेस्ट बाइंग अ अपार्टमेंट, बाइंग अ इंडिपेंडेंट हाउस या फिर प्लॉट अपना घर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो अपार्टमेंट होता है आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं दे सकता, क्योंकि जनरली अपार्टमेंट एप्रिशिएट ज्यादा नहीं करते हैं और रेंटल यील्ड भी 2.5 to 3% जनरली आती है, तो इट्स बेटर। और वही इंडिपेंडेंट हाउस में काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कल आपकी फैमिली बढ़ती है तो आप फ्लोर बना सकते हो, फिर लैंड तो कभी खत्म नहीं होती ना, अपार्टमेंट की डिमांड सप्लाई कभी खत्म नहीं होती है, डिमांड भी रहेगी उससे ज्यादा सप्लाई रहेगी, लेकिन प्लॉट के केस में लिमिटेड लैंड है तो वो उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहने वाली। इन केस मेट्रोपॉलिटन में नहीं परचेज कर सकते तो टियर 2, टियर 3 या टियर 4 सिटीज में परचेज कर सकते हो अगर प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखना। नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं इंश्योरेंसेस के बारे में जानना चाहूंगा कि अभी आपके कौन-कौन से इंश्योरेंसेस चल रहे हैं। मेडिकल इंश्योरेंस है आपका? राइट, मेडिकल इंश्योरेंस मेरा एम्प्लॉयर की तरफ से ही है मेरा, बट आउटसाइड कुछ नहीं है। एंड उसके अलावा मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है जो कि क्योंकि मेरे डैड खुद LIC में ही थे, तो कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें कर रखी थी पहले, तो एक वहाँ पे इंश्योरेंस है, बट दैट्स ऑल आई हैव। तो मेडिकल इंश्योरेंस में पहले तो मैं आपने 2 पॉइंटों पे टच किया, एक मेडिकल इंश्योरेंस और दूसरा आपने टर्म इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस, पहला तो मेडिकल इंश्योरेंस में मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर परचेज करें। एम्प्लॉयर का है आई एग्री, लेकिन आपका पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस भी होना चाहिए। उसके 2 मेजर रीजन है। फर्स्ट, जितनी अर्ली एज में आप मेडिकल इंश्योरेंस परचेज कर लोगे उतना कॉम्पिटिटिव आपको प्रीमियम मिल जाएगा, एज जैसे बढ़ती रहेगी आपका प्रीमियम का अमाउंट बढ़ता रहेगा। सेकंड है कि अभी आप जॉब में हो सकता है आप कंपनी चेंज कर लो, और काफ़ी सारी ऐसी इलनेसेस होती हैं जो जिसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस में 1 से 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। प्लस कई बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर का मेडिकल इंश्योरेंस होता है उसमें मैटरनिटी से रिलेटेड कोई बेनिफिट्स नहीं होते हैं, तो अपना इंश्योरेंस रहना सेफर साइड पर रहेगा। अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 5 लाख तक का भी अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, आपकी एज बढ़ती रहती है, अपने मेडिकल इंश्योरेंस में टॉप अप करवाते रहें, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप समझते हैं कि मेडिकल सर्विसेज कितनी एक्सपेंसिव होती जाती है, तो 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं होता है। आई सजेस्ट 10-20 लाख रुपीज ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5-7 ईयर जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। सेकंड पॉइंट आपने बोला टर्म इंश्योरेंस। अभी जो आपका टर्म इंश्योरेंस है उसका कवर अमाउंट कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़ है। तो यार 1 करोड़ एक अच्छा डिसेंट अमाउंट है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा बढ़ा के 2 CR तक कर दो तो वो एक बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जनरली सजेस्ट किया गया कि आपका टर्म इंश्योरेंस आपकी एनुअल सैलरी का 10x होना चाहिए, तो आपके केस में वो 2 CR होगा। तो उसमें इन केस ऑफ एनी कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो आपकी फैमिली थोड़ी सी फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएगी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो आई सजेस्ट कि उसको थोड़ा सा अगर आप बढ़ा सकते हो, अभी नहीं 1 साल बाद बढ़ाना चाहते हो तो आप उसको बढ़ा सकते हो। ये सब की बिल्कुल नॉलेज नहीं है मुझे, मतलब मैं बहुत रेकलेस हूँ अपने मनी मैटर्स के मामले में, कि जैसे कुछ अच्छा लग गया। अभी मैंने एक ट्रिप प्लान कर लिया था अपने दोस्तों के साथ यूरोप का, तो उसमें सीधा 3-4 लाख रुपए चले गए। तो ये सब मामलों में मैं बहुत केयरलेस हूँ, तो मुझे लगता है मेरे अकाउंट में, मेन अकाउंट में इतने पैसे रहने ही नहीं चाहिए। आई शुड जस्ट डिवाइड देम। होता है ना कि यू शुड नॉट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, तो वो मैं करना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं तो अपने घर पे भेज देती हूँ कि आप लोग संभालो, मैं नहीं रखूंगी, बिकॉज आई एम अ सिंगल चाइल्ड। सो मेरा आगे का ये भी बोले कि whenever I'm married and I want कि I at least want to do this कि अपने पेरेंट्स के लिए भी, even if I'm moving outside of India, I want कि वो भी उनका भी कुछ मैं अरेंजमेंट करूँ, because I don't want to be separated for that long. अभी तक तो यही है कि मुझे वापस इंडिया आना है, but I want to have another place for them. खुद मैं रेंट पे रह लूँगी, but I want to have a place for them. तो एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, बिकॉज मैं जानती हूँ जैसा नेचर कि मैं IT में हूँ शुरुआत से, बट मैं बहुत ज़्यादा साल ये चीज़ नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि मैं जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मुझे अच्छा लगता है टू कुक
एंड टू कुक फॉर अदर्स ऑल्सो, या फिर मुझे जैसे एक कोई वेबसाइट है मेरे दिमाग में आजकल, इतना आफ्टर कोविड इन्फ्लुएंसर्स इतने एक्टिव हैं, दे आर अर्निंग सो वेल, तो वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। एंड देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड मर्मेड स्ट्रॉ, तो वो कुछ नहीं, बेसिक सी चीज़ें, उन्होंने एक साइट बनाई हुई है, उनका अपना एक, दे हैव देयर ओन ब्रांड, उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस से ही अपना ऐसा ब्रांड क्रिएट कर दिया है कि यू कैन जस्ट सी देयर वीडियो एंड नो अच्छा ये इनकी वीडियो है मर्मेड स्ट्रॉ की। तो मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि आई वांट टू कीप इट सिंपल, और मैं बिजनेस अपना खुद का एक ब्रांड क्रिएट करना चाहती हूँ टू सेल स्टफ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं बहुत ज़्यादा साल कोडिंग ही करती रहूँ। सो उसके लिए आप कोई अगर मुझे फाइनेंशियल प्लान डाउन द लाइन बता सकते हैं 5 to 10 ईयर्स के बीच में। यार ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, एंड आई एम श्योर जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जो जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये चीज दिमाग में जरूर आती है कि जॉब का ऑल्टरनेटिव मिल जाए, कोई बिजनेस मिल जाए ना, तो आज जॉब छोड़ दूं कि कोडिंग से परेशान हो गए या अपनी बॉस से परेशान हो चुके हैं। तो यार ये आपका थॉट मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है जो आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उसमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा? इन्वेस्टमेंट तो मुझे लगता है अगर उसको ग्राउंड पे लेके आना है तो काफी चाहिए, 1 करोड़ तो चाहिए। ये क्या बात करता है यार? लेकिन अभी इतना कुछ है नहीं, तो मैं तो अब इससे मोटिवेट होके जो इन्फ्लुएंसर्स करते हैं अपने घर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। आई वांट टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम माय होम, और अभी नहीं, आई वांट टू हैव अ फैमिली, उसके बाद मैं ये स्टार्ट करना चाहती हूँ वो सारी चीज़ें करने के बाद। एंड मैं चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट कम हो, एंड आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जब थोड़ा कमाई हो गई हो उस डिपार्टमेंट में होपफुली, तब मैं ज़रूर आगे इन्वेस्टमेंट का सोचूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिस्क व्हाट आई ऑलरेडी हैव। इसीलिए मैंने हमेशा, मैं टेक्निकल में फील्ड में चली गई तो उसी में रही, मैंने MBA के लिए प्रिपेयर किया, बट फिर मुझे ऑन साइट चांस मिल गया तो मैंने सब छोड़ दिया। तो इसलिए आई वांट कि मैं ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट करूँ अपने घर से ही, एंड उसके बाद जितना पैसे आ जाए तो आई वुड इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। तो यार आई टोटली एग्री टू योर पॉइंट कि आप घर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप थोड़ा सा इसको इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 1 CR बहुत ज़्यादा है, और करंट लुकिंग एट करंट फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ योर्स, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करो, चाहे अपने या अपने पेरेंट्स के या बैंक से लोन लेके। आई विल से कि 2 to 5 years उसको थोड़ा सा लाइट मॉडल में चलाने की कोशिश करिए। एक पायलट रन करिए, पायलट रन में उसका एनालिसिस करके सब चीज़ें अच्छे से प्लान करके ही स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया घर से स्टार्ट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टार्ट करने के लिए। जब थोड़ा सा पोटेंशियल लगे आपको तो फिर आप गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं स्पेशली फीमेल्स के लिए, इसमें गवर्नमेंट बैंक लोन देने, बिजनेस लोन देने को तैयार है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जब आप श्योर हो जाओ कि हाँ मुझे पूरी लाइफ यही करना है, पोटेंशियल अच्छा है, लोन्स भी ले सकते हो। फिर जो आप जॉब कर रहे हो उसकी सेविंग्स भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उस तरीके से आप उस बिजनेस का प्लान कर सकते हो। लेकिन अभी आई डेफिनेटली नॉट सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट 1 CR कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी सेल करा के, पेरेंट्स से पैसे लेके आपने उसमें इन्वेस्ट किया। तो यार इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि आपका प्रोडक्ट सर्विसेज क्या ऑफर करने वाले हैं आप, है ना, और वो क्या बिजनेस इजीली ऑनलाइन आप सेल कर सकते हो, क्या आप ट्रेड कर सकते हो, रादर उसको प्रोडक्ट को बनाने के ट्रेड कर सकते हो। आप किस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो, क्या आप फुल फ्लेजेड मार्केटिंग टीम के साथ, ऑफिस सेटअप के साथ स्टार्ट करना चाहते हो, या आप थोड़ा सा एसेट लाइट, जैसे मैंने कहा कि आप घर से काम स्टार्ट कर सकते हो ऑनलाइन करके, तो थोड़ा सा स्केल हो जाए, जब आपको उसमें पोटेंशियल दिखने लगे, रेवेन्यू जनरेट होने लगे, उसके बाद आप उसको स्केल कर सकते हो। फंडिंग, आज की फंडिंग लेना कंपैरेटिवली ईजियर हो गया है। गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है आजकल स्टार्टअप कल्चर को। काफ़ी सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसमें स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट फंड कर देती है बहुत मिनिमल इंटरेस्ट पे, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन व्हाट आई सजेस्ट यू इज कि अभी 2 या 3 साल उसका एनालिसिस आपको करना जरूरी है। एक पायलट रन करके देख लो जिससे वो वैलिडेट हो जाए कि उसमें एक्चुअल में पोटेंशियल है। सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है हमारे पूरे शूट का, जिसमें हम लोगों की मिस्टेक्स के बारे में, कोई फाइनेंशियल ब्लंडर आपने अपने लाइफ में करी हो जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। कुछ ऐसी फाइनेंशियल ब्लंडर, कोई मनी मिस्टेक्स आपने करी है? बहुत सारी बट कोई भी एक जो सबसे ज्यादा फनी हो वो बता दो। ओके, तो फनी तो नहीं, बट हाँ झटका बहुत बड़ा लगा था मुझे उससे। तो जब मैं ऑन साइट थी अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो वहाँ जापान में ऐसे होता था कि आप 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे भी हो या ऐसे, तो
you get your pension after Oh, that, after okay. the contract ends. तो वहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा लैंग्वेज बैरियर है कि अगर मुझे सीरियल भी मांगना है तो आई यूज टू यूज गूगल ट्रांसलेट, वहाँ किसी को समझ नहीं आता, 80% लोग नहीं बोलते इंग्लिश। Okay. तो मुझे बैंकिंग साइड भी कुछ समझ नहीं आती थी, आई यूज टू जस्ट ट्रांसलेट इट, बट कैसे बात करें, कोई हेल्प तो चाहिए थी। तो मैंने एक टैक्स कंसल्टेंट कंपनी से उनको कंसल्ट किया कि आप मेरा ये फाइनेंशियल सिचुएशन है, इसको हैंडल कर लो। तो क्योंकि मुझे वापस आना था, मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था, तो आई जस्ट पेड द एंटायर अमाउंट अप फ्रंट टू देम कि आप ये डील कर लेना। एंड इंडिया आने के बाद 1 साल तक मुझे बहुत चक्कर काटने पड़े कि बहुत उन्हें फॉलो अप करना पड़ा कि प्लीज़ अब बताओ क्या स्टेटस है। तो जैसे तैसे करके एक बड़ा अमाउंट जो मुझे चाहिए था वो तो आ गया, लेकिन उन्होंने अपनी फीस कुछ और बताई थी मुझे, और लिया उन्होंने मुझसे कुछ और, तो अराउंड 40,000 के आसपास का ये प्रॉब्लम हो गया था। एंड लेटर ऑन दे जस्ट डिस्कनेक्टेड विद मी। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं, उन्हें कैसे कांटेक्ट करूँ, तो उन्होंने सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए आफ्टर दैट कि ये क्या करेगी, वापस थोड़ी आ जाएगी मांगने के लिए। तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो क्या ये जो कंसल्टेंसी थी वो बेस्ड आउट ऑफ जापानीज थे या फिर कहीं बाहर की कंसल्टेंसी? कहीं बाहर की थी बाहर की। वो क्योंकि जनरली मैंने जापानीज को सुना नहीं है इस तरह की हरकत करते। नेवर। लेकिन थे बहुत वो डिफरेंट बाहर एक्सपीरियंस के। था। आई एम श्योर काफी सारे लोगों को नया लगेगा। मतलब उम्मीद नहीं थी मुझे कि ऐसे ब्लॉक हो जाऊंगी, बट ये हो गया था, तो उसमें लॉस हुआ था बड़ा सा मुझे। बाकी यहाँ तो स्कैम हमारे होते ही रहते हैं वो, एंड ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज़्यादा आजकल स्कैम्स होते हैं जो, तो बाकी जो छोटे मोटे स्कैम्स होते रहते हैं, मैं तो मतलब मैं इस मामले में कॉन्शियस हो गई हूँ कि रादर देन गोइंग फॉर ऑनलाइन पेमेंट, मैं कोशिश करती हूँ कि COD ही कर दूँ, क्योंकि जो अभी बहुत सारे बिजनेस खुल गए हैं इंस्टाग्राम पे, देयर ऑल ओवर द पेज, आप कुछ भी बोलो भी और उससे रिलेटेड सब कुछ आ जाता है, AI ऐसा हो गया है हमारा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे कोई एक नई साइट पे जा रही हूँ तो आई गो फॉर COD rather than giving my account details to them, क्योंकि अभी तो कोई जगह बची नहीं है जहाँ ऐसे स्कैम नहीं हो रहे हैं, बीट एनी सेक्टर। जो आई थे कि COD में भी काफी सारे स्कैम्स होते हैं, होते हैं। लेकिन इट्स बेटर कि ऑनलाइन स्कैम से कंपैरेटिवली कम चांसेस होते हैं COD में। एटलीस्ट आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, दिख जाता है कि हाँ मेरे पास जेन्युइन है, तब आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन काफ़ी सारी ऑडियंस के लिए भी एक अच्छा वो है कि जनरली ऑनलाइन शॉपिंग या ऑर्डर ज़्यादा जो करता है वो ऑनलाइन पेमेंट करने की जगह COD प्रीफर करे। कम से कम आपको एक अश्योरेंस है कि आपको प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट आने के बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको उसकी पेमेंट करनी है नहीं करनी है, या आपके साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट स्कैम से कंपेरेटिवली बच सकते हो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस आपने हमारे साथ शेयर करे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो सारे व्यूअर्स से मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई भी ऐसा व्यूअर है जो चाहता है कि हम लोग उनके पास आए, उनके पर्सनल फाइनेंसेस डिस्कस करें, उनको सॉर्ट आउट करवाना चाहता है, तो हमने डिस्क्रिप्शन पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उस पे जाइए, उसको फिल करिए, हमारी टीम का कोई ना कोई मेंबर आपको जरूर रीच आउट करेगा। थैंक यू सो मच।